इतने भद्दे तरीके से तमाम तरह से जो टीएमसी के ऑफिसेज हैं अलग अलग जगहों पर, टीएमसी के नेता हैं, वर्कर्स हैं, उन सब पर हमले किए जा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं और ज़्यादातर तस्वीरें हमसे छिपा कर रखी जा रही हैं। नाउ प्रॉपर्टीज अभी तक जो आ रहा है कि टीएमसी पार्टीज के जो ऑफिसेज है उसमें अटैक हो रहा है। कुछ बीजेपी सपोर्टर्स के ऊपर भी अटैक हुए हैं। So I don't care chair, I only care people. हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हार के बाद की सुबह, जी हाँ, हार के बाद का सूरज, ये आसान नहीं होता उस सूरज को देखना जिस पार्टी के लिए ये सूरज अस्त हो चुका है। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, ये सब के लिए बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक पार्टी जो है, पार्टी के तौर पर या नेता के तौर पर एक तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। लेकिन इस दौरान जो कुछ नई चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं उनको देखना ज़रूरी है। वो है, अंग्रेज़ी में कहते हैं जिसको, पोस्ट पोल वायलेंस। आपने तमाम तरह की खबरें सुनी होंगी। पहले 2016 की बात करें या 21 की बात करें कि जब भी टीएमसी जीतती है वहाँ पर राजनीतिक हिंसा होती है और पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब वाम दल जीता करते थे तब भी होता था। लेकिन अभी देखिए, इतने भद्दे तरीके से तमाम तरह से जो टीएमसी के ऑफिसेज हैं अलग अलग जगहों पर, टीएमसी के नेता हैं, वर्कर्स हैं, उन सब पर हमले किए जा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं और ज़्यादातर तस्वीरें हमसे छिपा कर रखी जा रही हैं। क्या ये वाकई सिर्फ दो पार्टियों के बीच ये बात रहेगी या हम इसको एक बड़े तौर पर, एक बड़ी तस्वीर के तौर पर, एक सांप्रदायिक तनाव के तौर पर भी देखेंगे? क्या होगा बंगाल में अब आने वाले कुछ हफ्तों में, और साथ साथ इस हार के बाद अब क्या करेगी टीएमसी? इस सब को जानने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान शिवजीत बागची जी मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। और मैं सलाम करती हूँ शिवजीत आपको कि जिस तरह से आपने इस खास इंटरव्यू में हमारे दर्शकों को जो कुछ बताया था, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत कड़वा और अजीब लग रहा था जब आप ये कह रहे थे कि ये सब कुछ होने जा रहा है। मुझे बड़ी उलझन भी हो रही थी, लेकिन ये कहते हुए मुझे एक तरह का एक इत्मीनान, एक खुशी है कि आप जो कुछ कह रहे थे उनमें से ज़्यादातर बातें सच साबित हुई हैं। अब आपके ही पास हम दोबारा लौटे हैं, हमें बताइए अब क्या होने वाला है आगे। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, इमीडिएटली जो नया सरकार आएगा वो तो, जो कि हम लोग जो सुना है कि वो 9 तारीख को, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे है, तो उस दिन शायद ये ओथ लेगा। पता नहीं कि उसी दिन लेगा कि क्या करेगा, पता नहीं। और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये लोग जा रहे हैं दिल्ली और उसके बाद पता चलेगा। द इमीडिएट क्राइसिस, यस, देयर इज सम पोस्ट पोल वायलेंस एज वी से। ये पोस्ट पोल वायलेंस खासकर लास्ट टाइम, पिछली बार भी, उससे पहले भी हमने देखा और बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ है, और खासकर पंचायत पोल्स में तो और ज़्यादा हुआ है। तो इसको कंट्रोल करना वुड बी द फर्स्ट बिग चैलेंज फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट। अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह पे कुछ, आई वुड से, स्पोरेडिक वायलेंस तो वो चल रहा है। ये कंफर्म नहीं हुआ कि कोई डेथ हुआ है कि नहीं। शायद हुआ है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसा आ रहा है। किस पार्टी का हुआ है वो देखना पड़ेगा। नाउ प्रॉपर्टीज अभी तक जो आ रहा है कि टीएमसी पार्टीज के जो ऑफिसेज है उसमें अटैक हो रहा है। कुछ बीजेपी सपोर्टर्स के ऊपर भी अटैक हुए हैं। और तो ये सिचुएशन, इट इज़ नॉट, ऑफ कोर्स नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी बिग।
लेकिन कितना बिग है वो और 24 घंटे या 48 आवर्स में वो पता चलेगा। तो देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट बिग चैलेंज, नो डाउट, फॉर द लेकिन न्यू इसके गवर्नमेंट। अलावा हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर सड़कों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है बीजेपी के काडर ने और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या ये बंगाल के लिए नया है? क्या आपको फिक्र होती है कि इस तरह की जो राजनीति जो अब तक उत्तर भारत में हम देखते थे वो राजनीति अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है? वहाँ बुलडोज़र पहुँच चुके हैं, बुलडोज़र्स के साथ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। एक बंगाली के तौर पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज दैट कैन बी लिंक्ड टू अ क्वेश्चन कि ये तृणमूल हार क्यों गया। देखिए, बंगालियों का ये एथनो लिंग्विस्टिक सब नेशनलिज्म वट एवर इट इज, ये जो ये जो था ये डाइल्यूट होता जा रहा था। मतलब बंगाली जो मिडिल क्लास खास करके और अपर क्लास जो है, ये हिंदी को धीरे धीरे अपना रहा था। तो ये कितना रिएक्ट करेगा जय श्री राम से, ये भी एक सवाल है। तृणमूल का हारने का ये बहुत बड़ा कारण है कि ये लोग अपने आप को इंडियन पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाह रहा था, खासकर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। देखिए, ये अपने बच्चों को स्कूल में भेजते थे जहाँ पे ये हिंदी सीखते थे। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये 30 साल 40 साल पहले नहीं था, हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी सीखने का, हिंदी बोलने का कोशिश, बहुत सारे लोग तो हिंदी बहुत अच्छा बोलता है बंगाल में। तो ये इनके पीछे एक इकोनॉमिक रीजन है। ये लोग सोचते कि बंगाल पीछे चला गया क्योंकि 1977 के बाद ये कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि दिल्ली का पॉलिटिकल पार्टी है, उससे जुड़ा नहीं है। ये एक सोच है बंगाल में। और इसीलिए पहले कांग्रेस लास्ट था 77 में, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट का चला, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, वो एक तरह से लेफ्ट का ही एक पार्टी आप कह सकते हैं। ममता जी का तो स्लोगन ही था, मतलब वो फार्मर से, किसानों से जमीन लेके इंडस्ट्री को नहीं देगा, जो कि बेसिकली लेनिनिस्ट स्लोगन, लैंड टू द टिलर, वही है। उसी का एक्सटेंशन पे चल रहा था ये तृणमूल कांग्रेस। ये एक तरह से लेफ्ट का ही एक अलग रूप था। तो उससे डिसाइसिवली ये राइट में मूव कर गया। और उसके साथ साथ ये, आई विल से, दिस इज अ सिविलाइजेशनल टर्निंग पॉइंट फॉर द बंगालीज, कि वेदर दे विल ऑप्ट द कल्चर ऑल्सो। पोलिटिकली दे हैव ऑप्टेड फॉर द राइट, they moved on from the left, they have moved to the right. Now the question is whether they are also culturally going to adopt that if tomorrow, for example, Rabindranath is replaced, in the school textbook, will they accept that? These are very big questions, and these are big questions. In fact, as we see, Bangladesh is doing this fight for the last quite some time, the fight between their right and their centrist and their left. They have been doing this fight. So we are now going to see that in Bengal, in West Bengal, कि ये लेफ्ट से, लेकिन यहाँ के पब्लिक तो ये मूव करना चाहता था। मतलब ये जो लेफ्ट का आधार था पॉलिटिक्स का, इससे मूव करना चाहता था। तो ये कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है जय श्री राम सुन के, ये पता नहीं। और बीजेपी इस कैंपेन में एटलीस्ट जय श्री राम उतना ज्यादा यूज नहीं किया है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। तो ऑल टुगेदर, दे आर इन अ क्रिटिकल, as I said, in a turning point. It's a in the cross. Bengalis are in the crossroad. Are they going to move away from their that legacy, that cultural legacy, and all that, and move on to a politics and understanding and culture of a different, a different spin altogether? So that we have to see, wait and see. बहुत बड़ी बात Yeah, आप ये but कह रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी I बात won't आप be ये कह surprised. रहे हैं कि Honestly, I won't be very surprised because Bengalis have moved towards the right culturally to an extent. लेकिन ज़रूर ये एक नया चैप्टर है। अब ये नया चैप्टर बहुत खूबसूरत होगा। क्या इसमें फूलों की और परियों की बातें होंगी, या इसमें हम देखेंगे कि एक ज़्यादा एक तंग गली में, एक नैरो लेन में बंगाल पहुंचने को तैयार है? जैसे कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसको हम देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से लगातार गली और ज़्यादा नैरो और ज़्यादा तंग होती जा रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि विचारधारा के स्तर पर, और ख़ासकर बंगाल एक ऐसा राज्य है, आप ये कह रहे हैं कि क्या सिविलाइजेशनल, ये सभ्यता के स्तर पर बंगाल मूव करेगा या नहीं करेगा, ये आप देखना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि एक फ़िक्र ये हो रही है इस बात को लेकर कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे 1/3 मुस्लिम आबादी है, ये उत्तर प्रदेश भी नहीं है जहाँ उतनी बड़ी तादाद नहीं है, उसके बावजूद भी आप ये देखिए किस तरह का सांप्रदायिक माहौल है। सरकार खुल्लम खुल्ला वहाँ पर किस तरह से एंटी मुस्लिम स्टैंड लेती है। हमने असम में देखा है कि बाकायदा असम के मुख्यमंत्री न सिर्फ कि मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं, बड़ी हिंसक बातें और हिंसक नीतियां अपनाते हैं। डिटेंशन कैंप्स हैं वहाँ पर,
50,000 लोगों को, अभी आज ही असदुद्दीन ओवैसी ने क्लेम किया है कि 50,000 लोग कम से कम विस्थापित कर दिए गए हैं असम में। क्या इस तरह की कोई नीति की आशंका आपको है, कोई अप्रहेंशन है कि बीजेपी की नई सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, देखिए आप जरा किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, वो कह रहे हैं कि मुझे तो जिताया है हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया नंदीग्राम में। इस तरह की भाषा चुनाव में, यानी शपथ अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं भी बनते हैं तो किसी मुख्य पद पर तो रहेंगे ही। तो आसार कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, कुछ तो इनिशियल रिएक्शंस होगा ना, इनिशियल कुछ रिएक्शंस होगा जो शुरू का रिएक्शन सब कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी का पॉलिसी क्या होगा बंगाल में? देखिए, बीजेपी एक चीज है कि अलग अलग जगह अलग अलग पॉलिसी ये ले सकते हैं, ये हमने देखा है, ये ले सकते हैं। जैसे कि आप अरुणाचल की आप बात कीजिए, वहाँ पे ये बीफ खाना तो अलाउ किया है। हाँ, तो ये जैसे कि पिछले 24 घंटे में हम देखा कि बीजेपी ये पब्लिसाइज करने का कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम एरिया में उन्होंने कितना सीट जीता, और बार बार ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मुसलमान भी उनके साथ है। ये तो उनका जो ट्वीट हम देख रहे थे, जो भी देख रहे थे, अमित मालविया जी ने कुछ ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा है कि मुसलमान हमारे साथ है। और बंगाल के मुसलमान दोनों को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और बंगाली मुस्लिम्स एट दिस पॉइंट आर नॉट वेरी एवर्स टू बीजेपी, लेट मी टेल यू, अ लार्ज सेक्शन ऑफ देम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि एंटी बीजेपी और एंटी तृणमूल जो वोट हुआ है, जो सीट मिला है, शायद 6 सीट मिला है जो एंटी बीजेपी पार्टी और एंटी तृणमूल को मिला है, जैसे आईएसएफ है, हुमायूं कबीर की पार्टी है, या सीपीएम है, ये सारे के सारे मुसलमान हैं। तो ये भी एक सवाल है कि क्या नया मुसलमान पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड क्लास फॉर्मेशन के एक कोशिश हमने इस इलेक्शन में देखा है कि नहीं देखा है, कि मुसलमान क्या नया आइडेंटिटी का सोच कर है कि हम वोट बैंक नहीं है बंगाल में? ये भी एक सोच है ना। नहीं तो आज ये हुमायूं कबीर को क्यों वोट दिया लेकिन देगा? 10 साल पहले तो नहीं दिया। शुभजीत जी, या आईएसएफ को क्यों वोट देगा? मैं थोड़ा ये सा एक यहाँ नया पर मैं एक सवाल आप में जोड़ देती हूँ आपके इसी जवाब में। मुझे ये बताइए कि जो हमने अब तक राजनीति देखी है, चाहे वो असम में देखी हो, उत्तर प्रदेश में देखी हो, बिहार में देखी हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट तो यही है, उसमें जो पॉलिसी है बीजेपी की वो ये है कि मुस्लिम विरोध की राजनीति करेंगे और हिंदू कंसोलिडेशन करेंगे। अगर बीजेपी हाथ बढ़ाती है मुसलमान की तरफ और मुसलमान इस तरफ आता है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि शुद्ध रूप से बहुत सेक्युलर पार्टी है, सिर्फ वो यही करती है कि इधर भी उसको वोट चाहिए और उधर भी हाथ बढ़ाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर वोट लेने के लिए, जब उसको हिंदू कंसोलिडेशन से वोट मिल रहा है और मिला है, अभी भी इस चुनाव में इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि खासकर हिंदू मेल कंसोलिडेशन हुआ है वोट का बीजेपी के फेवर में, तो वो क्यों हाथ आगे बढ़ाएगी मुसलमानों तक? इसलिए बढ़ाएगी क्योंकि बंगाल में 30% मुसलमान वोट है लगभग, और ये 30% वोट में इस बार ब्रीच हुआ है। हमको देखना पड़ेगा कितना सीट में कितना वोट मुसलमानों ने काटा है, जिसके कारण ये बीजेपी जीता है, ये देखना पड़ेगा। अगर कल ये मुसलमान वोट, जो कि सीपीएम का मेन एजेंडा है, कि ये 30% मुसलमान वोट जो 34 साल उनके साथ था, उससे पहले 20 साल कांग्रेस के साथ था और 15 साल तृणमूल कांग्रेस के साथ था, ये मुसलमान वोट अगर जुड़ जाए और अगर यहाँ पे ज्यादा हिंसा होगा, तो ये जो आप हिंदू के अम्ब्रेला, हिंदू कंसोलिडेशन बंगाल में देख रहे हैं, ये हिंदू कंसोलिडेशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान और बंगालियों, मतलब बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदुओं का एक कल्चरल मिक्सिंग है। ये कल्चरल मिक्सिंग को कैसे ये चला, हो सकता है कि 15 साल बाद ये चला जाएगा, तो ये भी अपने बीच मारपीट करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत सिंक्रेटिक एक कल्चर है। एक तरफ ये मारपीट करता भी रहा है, ऐसा नहीं कि मारपीट नहीं करता, ये यू कैन नॉट से दैट, बट व्हेन समबडी सेज कि ये खाली मारपीट करता है, वो भी ठीक नहीं है। इसमें एक सिंक्रेटिक कल्चर भी है, लेकिन सिर्फ सिंक्रेटिक भी नहीं है, मारपीट भी है। तो लेकिन ये इसमें एक, as I said, it's syncretic also. So tomorrow, if that Muslim vote, which today has gone to other parties and helped BJP, if it again goes to Trinamool Congress, again goes back to CPIM, then it won't be very good news for BJP in the long run. So BJP will have to keep this vote divided, you know.
as they have managed to do in Assam to a large extent. They have taken away the Muslim vote from the Congress, and it is between Congress, AUDF, and other parties. So they have managed to keep it divided. So they have to ensure that the Muslim vote remains divided. Now, if they keep on targeting the Bengali Muslims who are politically extremely sensible, so they and sensitive, and they have an understanding that if this vote unites again, then BJP again will be in trouble, and then the same formula will come: 20-30% Hindu vote and 20-30 and 70% Muslim vote. So that this time BJP has breached that, but that vote again may consolidate, because we can see a tiny, not a very big leap, but a tiny leap by the left, and that should cause some worry to the BJP. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, आप तो बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द की। इस सांप्रदायिक सौहार्द को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बंगाल में। शायद एक मिसाल थी पूरे भारत के लिए कि हिंदू और मुसलमान इस तरह भी साथ रह सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं सामाजिक स्तर पर कि इनके बीच में तनाव फैलाने की कोशिश होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी राज्यों में, फिर मैंने कहा मेरे पास तो वही संदर्भ है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो यही है जो मैं नॉर्थ इंडिया में देखती रही हूँ, कि वो लोग जो दशकों से नहीं सैकड़ों साल से साथ में बहुत आराम से शांति के साथ सौहार्द के साथ जी रहे थे, उनके बीच अलग अलग तरह से एक नफरत के बीज बोकर उन्हें लड़ाने की कोशिश की जाती है कि हम हिंदुओं के रखवाले हैं, देखिए मुसलमान परेशान कर रहे हैं, लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, तरह तरह का जिहाद करते हैं, आपकी नौकरियां ले जाएंगे, आपको रहने नहीं दिया जा रहा है। और बंगाल को लेकर तो आप सोचिए, यहाँ पॉपुलर कल्चर में बाकायदा फिल्म्स बनाई गई हैं बंगाल को बांटने के लिए, और अब वही पॉलिटिकल पार्टी जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, अगर वो राज करेगी बंगाल पर, तो मैं ये कैसे कन्विंस्ड हो जाऊं कि वो ये कोशिश करेगी कि मुस्लिम वोट ले लें, बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डाल के इस कंसोलिडेशन को मजबूत कर दिया जाए। मुझे ये बताइए कि क्या आम बंगाली हिंदू और आम बंगाली मुसलमान, उस पर क्या फर्क पड़ा है इस चुनाव की नतीजे से? Difficult, this is slightly futuristic. We do not know how BJP will adapt with the situation. I mean, जो उनका नीति है दूसरे जगह, वो क्या सेम नीति रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज वो यहाँ पे करेगा? वो यूसीसी का बात किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ इज देयर अ गारंटी दैट द मुस्लिम्स, what would be the response of the Muslims in case of uniform civil code in Bengal? That we have to see, how they respond to it. We do not know. I really do not know. You have to. BJP is a thing which keeps on trying things. It will try things, try out things. If there is strong resistance, then they will consider it. If there is less resistance, then they will go ahead with it. That sort of negotiation between communities and the political parties and the political elite also, it will continue for a while. People are confused. They have not seen this before. They, of course, do not forget that Bengalis have been. Everybody says that is a grain of truth also is there, that Bengalis also are, very deeply communal. If they have seen this. They have seen this division, and I have seen people in the family, among friends, they're very deeply communal. But at the same time, they have always managed to live together, which is also interesting. And they have all those syncretic cultures like the baul music and all that. They all come together. जी हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं वहाँ पुल भी बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, ममता बनर्जी पे बात करना चाहती हूँ और अगले कुछ सवाल उन्हीं पे बात करूँगी मैं। सबसे बड़ी बात तो, क्या आप अभी भी अपनी उस बात पर आप अडिग हैं जिसमें आप ये कह रहे थे कि किस तरह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सचेत नहीं थी पोलिंग के मौके पर, उससे पहले एसआईआर को ढंग से फैक्टर इन नहीं किया गया? क्या यही आप देख रहे हैं ममता की हार की वजह, या आपकी नज़र में सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या एंटी इनकम्बेंसी है, ममता पूरे तरीके से सचेत नहीं रह पाई पोलिंग के दिन, काउंटिंग के दिन और पोलिंग के दिन भी? और साथ साथ ये बताइए आपके एसआईआर का जो रीज़न है, तमाम हमारे सामने दर्जनों उदाहरण आ रहे हैं कि जितने वोट डिलीट हुए उससे कम का मार्जिन था, तो पूरे तरीके से प्रिसाइस एक तरह से सर्जरी कर दी गई, काट छाट करके बीजेपी को ये विक्ट्री दे दी गई। नहीं, देखिए, ये सब तो है कि मतलब एसआईआर भी एक फैक्टर होगा, मतलब वो जो
इलेक्शन कमीशन का रोल भी रहा, सब रहा, लेकिन तृणमूल के अंदर जो हुआ उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। एंड नाउ आफ्टर 24 आवर्स आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। मतलब ये जो कल हम दो जाने माने प्रोफेसर से बात कर रहे थे, एक आपके साथ भी बातचीत किया है मोहिदुल इस्लाम, और दूसरे मेरे दोस्त है और आवर सीनियर प्रोफेसर समीर दास। Now, what Professor Das said is very significant. That Trinamool Congress has failed to or lost this understanding कि politics करने के लिए politicians, I mean, you need politicians for politics. इन्होंने पूरा काम डेलीगेट कर दिया ये आईपैक वालों को। पॉलिटिक्स आईपैक वाले नहीं कर सकते। ये एडवाइजरी एक बॉडी है, जो भी है, कंपनी है, जो भी है, ये एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस वो मतलब किसको नॉमिनेशन देना है, पॉलिटिकल माहौल क्या है, नैरेटिव क्या बनाना है, इस सब में आईपैक के ऊपर इसका डिपेंडेंट बन चुका था। क्यों बन चुका था? इसलिए कि अंदर में, पार्टी के अंदर में इतना इनफाइटिंग है, ये अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सीपीएम के लिए काम कर रहा है, कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो इनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी का जरूरत था, जो लास्ट टाइम 2021 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जब प्रशांत किशोर जी उनके साथ थे। तो प्रशांत किशोर जी से हम 2 बार मिले और हमको ऐसा लगा कि ये बेसिकली पॉलिटिकल एलिमेंट है। मतलब आज देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी बना के पॉलिटिक्स में चला गया है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर के साथ आम पब्लिक का डिफरेंस यही होता है, मुझे लगता है मेन डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल लीडर का एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है, बहुत तगड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। जो मोदी जी को देखिए, ममता जी को देखिए, ट्रंप को देखिए, बहुत तगड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो आम पब्लिक का नहीं होता है। तो ये प्रशांत किशोर का हमने देखा कि इसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि ये मतलब कुछ ऐसा बोल सकता है, चैलेंज कर सकता है, और साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है। पॉलिटिकल एक्यूमेन एक स्टेट को, देश को चलाने के लिए बहुत जरूरत होता है, और ये डेलीगेट कर दिया दूसरे एक पार्टी को, मतलब एक कंपनी को डेलीगेट कर दिया कि कंपनी हमारे तरफ से, एक एनजीओ हो, कंपनी हो, वो चलाएगा, हम बैठ के पावर में आ जाएंगे। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा इंडिया में। और ये एक तरह से जो प्रोफेसर दास ने कहा कि आई एम हैप्पी दैट पॉलिटिक्स हैज कम बैक टू बंगाल इन अ वे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द अदर थिंग, इनका जो सीनियर लीडरशिप था, इनको तो इन्होंने पूरा साइडलाइन कर दिया। इनका पूरा मिडिल और टॉप मैनेजमेंट जो था ममता बनर्जी के नीचे, इनका 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, सब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं ममता जी के साथ, इनको पूरा साइडलाइन कर दिया है। तो ये एक गुस्सा तो तृणमूल के अंदर था। अब लोग बोल रहे हैं, अब स्टोरीज हो रहा है, लेकिन कल तक नहीं हुआ था। ये स्टोरीज के मिडिल मैनेजमेंट कहाँ गया, ये नहीं था। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में आप दूसरे कंपनी को लाके पॉलिटिक्स करा रहे हो, तो ये देखिए, ये तो आरएसएस तो वो नहीं कर रहा है, वो तो सब पुराने लोगों को लेके ये इलेक्शन जीता है। जो ऊपर में बैठा हुआ था, ये सब पुराने लोग हैं, आरएसएस के पुराने लोग हैं, बीजेपी के। तो ये तृणमूल क्यों किया? और तीसरा, जो कि वो भी मुझे पता नहीं चला कि ये इसको कैसे एड्रेस किया जाए, हालांकि आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, कि ये देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व एंड हार्ड हिंदुत्व, ये सॉफ्ट हिंदुत्व हमेशा हारता है। मतलब ये एक ही प्राइस में आप एयर कूलर और एसी दे रहा है तो सब लोग एसी लेगा। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है, एक हाथ में आप मंदिर के बाद मंदिर बनाते जा रहे हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, और ये इस तरह से आप सॉफ्ट हिंदुत्व लाने का कोशिश कर रहे हैं। तब लोग एक पॉइंट के बाद, वो एक टाइम तक काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक पार्टी बनाना पड़ेगा। तृणमूल तो प्लेटफॉर्म ही रह गया, सभी तरह का लोग यहाँ पे आए और गए, और ये कोई पार्टी नहीं बना इस तरह से। ये भी वही प्रोफेसर दास कह रहे थे कि ये एक अजीब सा माहौल हो गया कि एक तरह से आप एक सुनामी, जैसे आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स आ रहा है बंगाल में, और उसके सामने आप खड़े हैं, हाथ में आपका कुछ नहीं है, आप एक उसके सामने खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ खड़े होके सिर्फ चिल्ला के और पैदल चल के हम इसको खत्म कर देंगे। बिल्कुल, ये होता नहीं है। तो ये तृणमूल को सोचना चाहिए कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है, हाँ, खासकर अभिषेक बनर्जी ने, ये देखना चाहिए कि ये सब सही था कि गलत था, क्या था। अब आखिरी बात बिल्कुल आपसे ये बताइए कि क्या भविष्य देख रहे हैं? कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि टीएमसी टूट जाएगी, क्योंकि टीएमसी कोई बहुत ही, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि पार्टी कार्डर हो। अभी आप मिडिल रैंक की भी बात कर रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ इस तरह से चलता है कि हु कंट्रोल्स द स्ट्रीट, यानी कौन सड़क का राजा है, इस पर डिपेंड करेगा, और कार्डर टीएमसी का शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी में। इस तरह की तमाम जो है खबरें और इस तरह के एनालिसिस हो रहे हैं कि बिल्कुल क़यामत आ चुकी है, अब तो टीएमसी का कुछ नहीं हो सकता। आप इसको इसी तरीके से देखते हैं कि 5 साल में ये पार्टी खत्म हो जाएगी?
देखिए, इसमें भी मैं एक प्रोफेसर का कोट करूंगा जिनको आपने कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, प्रोफेसर रोनोविट समद्दर, who is the professor of professors. Now, he said that this should be seen as a chapter in a book, as should be seen as a battle in a war. It is not the end of the war. It will continue in Bengal and rest of India. तो वो तो चलता रहेगा. तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है. तृणमूल कांग्रेस टिक भी सकता है, वो अगर अपने आप को देखिए, एक पार्टी अभी भी ममता बनर्जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये तो, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली हारता रहेगा, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेगा, तो देखिए पार्टी तो हारता है और कोर्स करेक्शन भी करता है. बीजेपी भी हार गया था 2004 में, लेकिन कोर्स करेक्शन किया, जो भी जैसे भी हो किया है, तो दे आर इन पावर. सो तृणमूल के ऊपर अभी भी लोगों का बहुत फेथ है. मैं तो तृणमूल का कोर वोट बेस अभी भी इंटैक्ट है, और वो आएगा भी, अगर लड़ सकता है. लेकिन देखिए, अगर सक्सेसिव इलेक्शन जैसे कि लेफ्ट का हुआ है, लेफ्ट सक्सेसिव इलेक्शन में हारता रहा, 15 साल हो गया हारता रहा, तो लेफ्ट से अभी लोगों का उतना फेथ, उतना विश्वास नहीं है. अभी थोड़ा ये नया जो लीडरशिप आ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नहीं, शायद तो क्या उनको थोड़ा ज्यादा ममता की फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रहेगी? क्या ऑपोजिशन में बैठी ममता सीएम ममता से we कितनी have अलग होंगी? we have to see, because she's also old. She has been taking enormous pressure. It's a party on only one person, unlike the BJP or unlike any other party perhaps. I mean, she is the only person who has been fighting, deciding everything. So she will also have to bring in, and yeah, she'll also have to see कि कितना लोग उनके साथ रहेगा. और बीजेपी का प्रेशर तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. जब बढ़ेगा तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. एक तो चैलेंजिंग टाइम था 2011 से पहले, अभी दूसरा चैलेंजिंग टाइम है. नाउ शी इज 15 years older. तो ये तो वी हैव टू सी, विल बी वेरी कीनली फॉलोइंग, एज आई थिंक द कंट्री विल बी फॉलोइंग एंड विल आल्सो बी फॉलोइंग. बट देयर इज अ थर्ड फ्रंट पॉसिबिलिटी आल्सो. इफ यू हैव सीन इन दिस इलेक्शन, वी हैव सीन द सीड ऑफ दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज डन वेरी वेल. इनफैक्ट लेफ्ट का वोट तो उतना बढ़ा ही नहीं, लेकिन आई कैन सी दैट देयर इज अ वेरी tiny leap by these third formation. Now, what would be the nature of that formation? Would be the left ahead or somebody else? Congress will take the lead. We do not know that. But we can see that there is something going on, and there is an opportunity now for these kind of parties, who are neither with the Trinamool nor with the BJP, and whether these Trinamool people will also come out and join that front. These are things to be seen, and left has been waiting for this day. So let's see how left performs. जी हाँ, और फिर लेफ्ट का वो नारा मुझे याद आ रहा है कि राम के बाद फिर वाम